जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज हम लोग टेट एग्जाम में जो पूछा जाता है क्वेश्चन, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर का चर्चा करेंगे, आवास, आश्रय, शेल्टर। यहाँ से देखिएगा, अभी हम लोग 50 क्वेश्चन का चर्चा करेंगे और जानेंगे भी कि आवास क्या है, किसे कहते हैं और इससे कैसे कैसे क्वेश्चन अभी पूछे गए हैं टेट परीक्षा में, उसको भी हम लोग देखेंगे। चलिए देखते हैं। अभी आज जानते हैं सबसे पहले कि आवास क्या है। उसके संबंधित मैंने कुछ परिभाषाएं दिया गया है, यानी आवास से रिलेटेड कुछ परिभाषा दिया गया है अलग अलग विद्वानों के द्वारा। उसको देखिए। कहता है आवास इकाई एक कक्ष अथवा कक्ष समूह है। यानी क्या कहता है कि एक कक्ष है अथवा कक्ष का समूह है जिसमें एक परिवार या अन्य समूह अथवा एक व्यक्ति रहता है। ठीक है, यह जो परिभाषा दिया गया है आवास का, यह दिया गया है एगन महोदय के द्वारा। आगे फिर देखिए, आवास मानव समूह के लिए शरण स्थल है जिसमें दीवारें, फर्श, दरवाजे, खिड़कियां और छत इत्यादि होते हैं। ठीक है, यह आवास की जो परिभाषा दिया गया है आर.एस. देशपांडे के द्वारा दिया गया है। अगला फिर देखिए, कहता है कि वह भवन संरचना है ना, वह भवन संरचना जिसमें निवास किया जाए, यानी जिसमें रहा जा सकता है, निवास किया जा सकता है, आवास कहलाता है। और यह परिभाषा जो दिया गया है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार है ये। आगे कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति का आवास उसका दुर्भेद्य दुर्ग है, यानी दुर्भेद्य दुर्ग है जहां उसकी हिंसा अथवा आघात से रक्षा होती है। ठीक है, यानी वह आघात एवं हिंसा से उसकी रक्षा होती है तथा जहां उसे विश्राम मिलता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आवास कहते हैं। और यह जो परिभाषा दिया गया है सर एडवर्ड कुक के द्वारा कहा गया है। थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं कि आवास कितने प्रकार के होते हैं, उसको देखते हैं। आवास कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ देखिए, आवास दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्थलीय एवं जलीय आवास। यानी स्थलीय आवास जो स्थल में रहते हैं उसके लिए, जल में रहते हैं उसको जलीय आवास। आगे देखिए, कहता है कि स्थलीय आवास के अंतर्गत कौन से आवास आते हैं। अब यहाँ देखिए कि स्थलीय आवास जो होते हैं उसके अंतर्गत कौन से आवास आते हैं। इसके अंतर्गत जैसे घास स्थल, पर्वतीय स्थल, मरुस्थलीय, वन स्थल आवास आते हैं। ठीक है, स्थलीय में। और जलीय आवास के अंतर्गत क्या आते हैं, जलीय आवास के अंतर्गत क्या आते हैं, इसके अंतर्गत तालाब, झील एवं समुद्री आवास आते हैं। ठीक है, कहता है कि कच्चे घरों की मुख्य विशेषता क्या नहीं होती है। याद रखना है, यहाँ क्या क्या पूछा गया है, नहीं होती है। पहला देखिए, दीवारें कच्ची ईंटों की होती है, झोपड़ियाँ से अधिक मजबूत व अस्थायी होती है। सी में कहता है कि इन्हें प्रतिदिन गोबर से लीपना पड़ता है। और डी में कहता है कि इन पर चूने की पुताई होती है। तो क्या कहा गया है कि इनमें मुख्य विशेषता नहीं है। और यहाँ पर क्या कहा गया है कि इसका आंसर जो होगा सी, यानी इन्हें प्रतिदिन गोबर से लीपना पड़ता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रतिदिन लीपना पड़ता है, यही गलत है और यही इसका आंसर भी है। आगे देखिए, कहता है कि सफ़ेदी में उपस्थित किसकी मात्रा कीड़े मकोड़ों को नाश करती है। यानी सफ़ेदी में जो उपस्थित होता है, यानी चूना जो लगाया जाता है, उसमें किसकी मात्रा के कारण जो होते हैं कीड़े मकोड़े नाश हो जाते हैं। ऑप्शन देखिए, चूने की, जल की या कीटनाशकों की अनुपस्थिति, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए, यानी चूने की उपस्थिति के कारण, सफ़ेदी में चूने की उपस्थिति के कारण जो होते हैं कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, यानी उसकी नाश करता है चूना। अगला प्रश्न देखिए, कहता है पहाड़ी प्रदेशों से भी अधिक ठंडी जलवायु कहाँ पाई जाती है। यानी पहाड़ी क्षेत्र में जो ठंडी जलवायु है ना, पहाड़ी प्रदेशों से भी अधिक ठंडी जलवायु कहाँ पाई जाती है। असम में पाई जाती है, गुजरात में, टुंड्रा प्रदेश में, या फिर कन्याकुमारी में। तो इसका आंसर होगा टुंड्रा प्रदेश, यानी सी आंसर है इसका है। यानी पहाड़ी प्रदेशों में जितना ठंडा है उससे अधिक ठंडा टुंड्रा प्रदेश में पाया जाता है। आगे कहता है क्या कि समुद्र में रहने वाले, यानी समुद्र में रहने वाले जीव सांस लेने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी जो जीव रहते हैं समुद्र में, समुद्र पानी के अंदर, वह किस गैस का प्रयोग करते हैं सांस लेने के लिए। जल से प्राप्त हाइड्रोजन, या जल में घुलनशील ऑक्सीजन, या फिर पौधे से प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, क्लियर है कि पानी में जो होता है, जो जलीय जीव जो होते हैं वह जल में घुलनशील ऑक्सीजन को सांस में लेने में प्रयोग करते हैं। यानी पानी का सूत्र जो होता है H2O, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलकर बना होता है, तो उसमें जो ऑक्सीजन होता है उसी का वो प्रयोग करते हैं। आगे कहता है इग्लू के फर्श पर, यानी इग्लू के फर्श पर फर व खाल क्यों बिछाए जाते हैं। यानी इग्लू के जो फर्श होता है उस पर जो होता है फर या खाल क्यों बिछाया जाता है। यह कालीन की भांति काम करते हैं, या फिर सुंदरता बढ़ाते हैं, या फिर घर को गर्म रखते हैं, या फिर सर्दी के एहसास के लिए।
तो देखिए यहाँ पर जो होगा इसका आंसर सी होगा, यानी घर को गर्म रखते हैं। चूँकि इग्लू ठंडे प्रदेश में का बना हुआ घर होता है तो वो उसको गर्म रखेगा, इसीलिए उस पर फर और खाल बिछाए जाते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि उष्ण जलवायु वाले क्षेत्रों को में यानी उष्ण जलवायु वाले क्षेत्रों में घर की दीवारें किस प्रकार की बनाई जाती है। आगे ऑप्शन देखिए, मोटी, पतली, एक ईंट की चौड़ाई वाली, या फिर ईंट का प्रयोग नहीं होता है। तो इसका आंसर होगा ए, यानी मोटी बनाया जाता है। यानी उष्ण जलवायु वाले क्षेत्रों में घर की दीवारें जो होती बनाई जाती है, मोटी बनाई जाती है। आगे देखिए प्रश्न कहता है कि हमारे जीवन को सुविधाजनक बनाते हुए हमारी मूल आवश्यकताओं में सम्मिलित कारक है यहाँ कौन है? मौसम, मकान, महत्वाकांक्षा या ये सभी। तो इसका आंसर होगा मकान, यानी हमारे जीवन को जो सुविधाजनक बनाते हैं, बनाते हुए हमारी मूल आवश्यकताओं में जो सम्मिलित कारक होता है वह क्या होता है? मकान होता है। आगे देखिए यहाँ कहता है कि निम्नलिखित में से यानी निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी घरों का संबंध में उपयुक्त कथन नहीं है। ठीक है, यानी कहता है कि अस्थायी घरों के संबंध में जो उपयुक्त कथन दिया गया है इसमें कौन नहीं है? भूकंप रोधी, बहुत अधिक मजबूत, टिकाऊ व अधिक समय तक चलने वाली, या फिर सीमेंट, ईंटों व लोहे के प्रयोग से बने। तो इसका आंसर होगा ए, भूकंपरोधी। यानी यहाँ पर कहता है कि भूकंपरोधी अस्थायी घरों के संबंध में उपयुक्त कथन नहीं है, भूकंपरोधी इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, तंबू के लगाने या तंबू के लगाए जाने के पीछे निहित कारक क्या है ना? ये तंबू के लगाए जाने के पीछे निहित कारक क्या है? शिविरों का आयोजन, या फिर आश्रय प्रदान करना, या फिर प्राकृतिक विपत्तियों से रक्षा, या इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा यहाँ इनमें से सभी। यानी तंबाकू को जो लगाया जाता है उसके पीछे निहित कारण जो होते हैं, निहित कारक होते हैं शिविरों का आयोजन, आश्रय प्रदान करना, प्राकृतिक विपत्तियों से रक्षा। ठीक है, ऑल सही, ऑल होगा इसका आंसर, यानी इनमें से सभी होगा। आगे देखिए, यायावर जातियों द्वारा निर्मित सचल घर कहलाता है। यानी यायावर जातियों द्वारा निर्मित जो सचल घर होता है उसको क्या कहते हैं? झोपड़ी, हाउस बोट, इमारत, या फिर कारवां। तो इसका आंसर डी होगा, कारवां। आगे देखिए, आश्रय के लिए प्रयुक्त एक प्राचीन सामान्य नाम क्या है? आश्रय के लिए जो प्रयुक्त एक प्राचीन सामान्य नाम जो है वो क्या है? झोपड़ी, पेड़ों पर घर, इमारत, या खंभों पर टिके घर। तो देखिए इसका आंसर होगा झोपड़ी। यानी झोपड़ी जो होता है आश्रय के लिए जो प्रयुक्त होता है और ये प्राचीन समय से ये चलते आ रहा है, इसका नाम झोपड़ी इसका आंसर होगा। ग्रामीण अधिवासों में आप निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं करेंगे? यानी जो ग्रामीण अधिवास है उसमें से दिए गए ऑप्शन में ऐसा कौन है जिसको हम उसको शामिल नहीं कर सकते हैं? गांव, नगरीय गांव, ग्रामीण सेवा केंद्र, या फिर ग्रामीण विकास केंद्र। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा ग्रामीण विकास केंद्र। ठीक है, ग्रामीण विकास केंद्र। आगे कहता है कि निम्नलिखित में से नगरीय बस्तियां कौन सा कार्य नहीं करती है? यानी नगर की जो बस्तियां होता है दिए गए ऑप्शन में कौन सा कार्य जो नहीं करती है? औद्योगिक, प्रशासनिक, सुरक्षात्मक, या ग्रामीण सेवा केंद्र। तो इसका आंसर होगा ग्रामीण सेवा केंद्र। अगला प्रश्न, नगरीय अधिवास में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं मिलती है? यानी नगरीय अधिवास में जो दिया गया विशेषता कौन है जो नहीं मिलती है? श्रम विभाजन, पेशों का विशेषीकरण, या फिर सामाजिक समानता, या सामाजिक असमानता। तो यहाँ इसका होगा आंसर सामाजिक समानता उसमें नहीं मिलता है। यानी श्रम का भी विभाजन होता है, पेशों का भी विशेषीकरण होता है, या सामाजिक असमानता पाया जाता है, यानी सामाजिक समानता यहाँ नहीं होता है। सी इसका सही आंसर। आगे देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में नगरीय अधिवास प्रायः मिलते हैं। यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में जो होता है नगरीय अधिवास प्रायः मिलते हैं। कैसे, किस तरह के मिलते हैं? नगरीय गाँव, कस्बा, नगर गाँव, या फिर महानगर। तो इसका आंसर होगा यहाँ पर नगरीय गांव, है ना। संयुक्त राज्य अमेरिका में जो नगरीय अधिवास मिलते हैं वो प्रायः नगरीय गांव होते हैं। आगे प्रश्न कहता है कि ग्रामीण अधिवास के वितरण को निम्नलिखित में से कौन सा कारण प्रभावित नहीं करता है ना। यानी दिया गया कौन सा ऐसा कारण है जो प्रभावित नहीं करता है? भूमि का स्वरूप, जलवायु, जल की प्राप्ति, या औद्योगिकरण। तो इसका आंसर होगा औद्योगिकरण। आगे कहता है कि पाइपों द्वारा अपशिष्ट को विसर्जन की व्याख्या होती है। यानी पाइपों द्वारा अपशिष्ट को विसर्जन की व्याख्या होती है। कैसे होती है? झोपड़ियों में, तंबू में, नदियों में, या प्रसंस्करण केंद्र में। तो इसका आंसर होगा यहाँ डी, प्रसंस्करण केंद्र में।
आगे कहता है 18 क्वेश्चन में कहता है क्या म्यूनिख नगर है, यानी म्यूनिख नगर है क्या है, फ्रांस का है एक नगर, या फिर बेल्जियम का है, स्पेन का है, या फिर जर्मनी का है। तो आंसर इसका डी होगा, जर्मनी का है, यानी म्यूनिख नगर जो है वह जर्मनी का नगर है, यानी डी इसका सही आंसर है। आगे देखिए, दक्षिण अफ्रीका में जुल्लू जाति के लोग अधिवास करते हैं, यानी दक्षिण अफ्रीका में जो होते हैं जुल्लू जाति के लोग अधिवास बनाते हैं। कैसा बनाते हैं, पंखा प्रारूपीय, या फिर अनाकार प्रारूपीय, या फिर सीढ़ीनुमा प्रारूपीय, या फिर मधुमक्खी प्रारूपीय। तो इसका आंसर होगा डी, मधुमक्खी प्रारूपीय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी दक्षिण अफ्रीका में जो जुल्लू जाति अधिवास करते हैं यानी रहते हैं, वह अपना अधिवास को बनाते हैं, यानी अपना घर को बनाते हैं मधुमक्खी प्रारूपीय। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि जिस अवस्था में नगर के आर्थिक एवं सामाजिक संगठन बिगड़ने लगते हैं, यानी जिस अवस्था में नगर का आर्थिक और सामाजिक संगठन बिगड़ने लगते हैं, उस अवस्था को क्या कहते हैं। देखिए, कहता है कि टायरेनोपोलिस, या फिर नेक्रोपोलिस, या पोलिस, या ईओपोलिस। तो इसका आंसर होगा ईओपोलिस, है ना। यानी जिस अवस्था में नगर की आर्थिक एवं सामाजिक संगठन बिगड़ने लगता है, उस अवस्था को कहा जाता है नियोपोलिस। अगला प्रश्न देखिए, कहता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, झोपड़ी की छत में लकड़ी के फट्टे को दीमक से बचाने के लिए, यानी झोपड़ी की जो छत होता है ना, तो उसमें लकड़ी के जो फट्टे दिए होते हैं उसको दीमक से बचाने के लिए बीच में कौन सी लकड़ियाँ प्रयुक्त की जाती है, यानी बीच बीच में कौन सी लकड़ी दिया जाता है जिससे दीमक उस पर न लगे। नीम, कीकर, नीम और कीकर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर सी होगा, नीम और कीकर। ठीक है, इसके लगाने से उस पर दीमक नहीं लगते हैं। रैन बसेरा है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रैन बसेरा है क्या है, गर्म स्थानों से ठंडे स्थानों पर जाना, या ठंडे स्थानों से गर्म स्थानों पर जाना, या फिर आपातकालीन स्थिति में सुरक्षित स्थानों पर अस्थायी बस्तियां, या फिर अनाथ लोगों के लिए उपलब्ध निवास। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर होगा सी, यानी रैन बसेरा है आपातकालीन स्थिति में सुरक्षित स्थानों पर अस्थायी बस्तियां। ठीक है, यानी ये जब कोई तूफान या भूकंप या बाढ़ के कारण जब ऐसी स्थिति आपातकालीन स्थिति आती है तो रैन बसेरा उस समय बनाया जाता है। आगे देखिए, पर्वतीय आवासों में पाए जाने वाले जीव जंतुओं की विशेषता है, यानी पर्वतीय आवासों में जो पाए जाने वाले जीव जंतु उसकी विशेषता है क्या है, इनकी त्वचा मोटी होती है, इनकी त्वचा पर बड़े बड़े बाल होते हैं, सी में है इनके खुर बहुत मजबूत होते हैं, और डी में है उपरोक्त में से सभी। तो इसका आंसर उपरोक्त में से सभी, यानी इनमें से सभी, डी इसका सही आंसर होगा। यानी पर्वतीय आवासों में पाए जाने वाले जीव जंतुओं की जो विशेषता होता है उसमें होता है कि इनकी जो त्वचा होती है मोटी होती है, इनकी त्वचा पर बड़े बड़े बाल भी होते हैं, और इनके खुर बहुत मजबूत होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, कहता है कि मेगालोपोलिस, यानी मेगालोपोलिस सामान्यतः होते हैं क्या होते हैं, 1 लाख जनसंख्या वाले नगर, 10 लाख जनसंख्या वाले नगर, 20 लाख जनसंख्या वाले नगर, या 50 लाख जनसंख्या वाले नगर। तो इसका आंसर डी होगा, 50 लाख जनसंख्या वाले नगर को मेगालोपोलिस कहा जाता है। आगे देखिए, जब नगर की हीन अवस्था होती है, यानी जब नगर की हीन अवस्था होती है तब उसको क्या कहते हैं, है ना, टायरेनोपोलिस, नेक्रोपोलिस, मेगालोपोलिस, या फिर ईओपोलिस। तो देखिए, इसका आंसर होगा नेक्रोपोलिस, यानी जब नगर की हीन अवस्था आ जाती है तब उस अवस्था को नेक्रोपोलिस कहते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे देखिए, 26 में कहता है कि मानव ने अपने निवास एवं कार्य करने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किसे बनाया था। कहता है कि मानव ने अपने निवास एवं कार्य करने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से क्या है जिसको बनाया था, अधिवास, खेत, चारागाह, या फिर आखेट क्षेत्र। तो इसका आंसर होगा अधिवास, यानी अधिवास को निवास करने के लिए और कार्य करने के उद्देश्य के लिए बनाया गया जो था वो क्या था, अधिवास। ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न कहता है कि अस्थायी अधिवास के निर्माण में आप निम्नलिखित में से किस कारक को शामिल नहीं करेंगे, यानी अस्थायी अधिवास के निर्माण में यहाँ से कौन सा कारक है जिसको हम लोग शामिल नहीं करेंगे। समतल भूमि की उपलब्धता, जल प्राप्ति की पूर्ण सुविधा, या सुरक्षा की भावना, या निवास एवं कार्य करने के स्थान की उपलब्धता। तो इसका आंसर होगा डी, यानी निवास एवं कार्य करने के स्थान की उपलब्धता। 28 क्वेश्चन में देखिए, कहता है कि बुशमैन जाति के लोग, यानी बुशमैन एक जाति है उसके लोग, माने बुशमैन जाति के लोग निम्नलिखित में से किस प्रकार के अधिवास बनाते हैं।
ठीक है। यानी देखिए पूंजित अधिवास, अस्थाई अधिवास, अस्थाई अधिवास या कृषि गृह। तो इसका आंसर होगा अस्थाई अधिवास। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी जाति अस्थाई अधिवासों का निर्माण करती है। यानी कौन सी जाति है जो अस्थाई अधिवास का निर्माण करती है। एस्किमो नहीं करती है, खिरगिज भी नहीं करती है, अरब के बद्दू भी नहीं करती है। यानी संथाल जो है यहाँ जनजाति हैं जो अस्थाई अधिवास का निर्माण करते हैं। डी सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिवास को आप प्रविकीर्ण अधिवास कहेंगे। यानी प्रविकीर्ण अधिवास कहेंगे कौन सा अधिवास को, पुंजित या फिर सकेंद्रित या फिर केंद्रित या फिर कृषि गृह। तो इसका आंसर जो होगा कृषि गृह। यानी कृषि गृह अधिवास जो होता है उसको प्रविकीर्ण अधिवास कहा जाता है। अगला प्रश्न कहता है कृषि गृह यानी जो होता है कृषि गृह सामान्यतः नहीं मिलते हैं। यानी कहाँ पर नहीं मिलते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में, कनाडा में, भारत में या फिर ऑस्ट्रेलिया में। तो यहाँ देखिए इसका आंसर होगा सी, यानी भारत को छोड़कर बाकी सभी जगह पर जो होते हैं कृषि गृह नहीं मिलते हैं। ठीक है, यानी सॉरी मिलते हैं, भारत में नहीं मिलते हैं। अगला देखिए, एक बेहतर आवास में बरामदा निम्न में से किस ओर खुलना चाहिए। कहने का मतलब है कि एक बेहतर आवास के लिए जो बरामदा होता है निम्न में से किस ओर खुलना चाहिए। रसोई घर की ओर, अतिथि कक्ष की ओर या शयन कक्ष की ओर या फिर शौचालय की ओर। तो इसका आंसर होगा बी, यानी अतिथि कक्ष की ओर खुलना चाहिए बरामदा को। आगे देखिए, न्यूजीलैंड के पशुपालक यानी न्यूजीलैंड के पशुपालक निम्नलिखित में से किस प्रकार के अधिवास बनाते हैं। ठीक है, वास गृह, पूर्वा, कृषि गृह या फिर ग्राम। तो इसका आंसर होगा कृषि गृह। यानी न्यूजीलैंड के पशुपालक जो होते हैं जो किस कृषि गृह प्रकार के अधिवास को बनाते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि मानव अधिवास के अनेक रूप हैं। यानी मानव अधिवास के अनेक रूप हैं, निम्नलिखित में से आप किसे मानव अधिवास नहीं मानते हैं। क्या है जिसको नहीं मानते हैं, पूर्वा, फॉर्मस्टेड, नगर या फिर गलियां। तो इसका आंसर होगा गलियां। ठीक है, अगला देखिए कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण अधिवास नहीं है। यानी दिए गए ऑप्शन में कौन है जो ग्रामीण अधिवास नहीं है, फार्मस्टेड, पूर्वा, ग्राम या फिर नगर। तो क्लियर है कि यहाँ नगर जो है वो ग्रामीण अधिवास नहीं है। डी सही आंसर है। आगे देखिए, मरुस्थलीय भागों में सामान्यतः ग्रामीण अधिवास मिलते हैं। मरुस्थलीय भागों में कैसे मिलते हैं, ग्रामीण अधिवास मिलते हैं। पंखा प्रारूप के, सीढ़ी प्रारूप के, आयताकार प्रारूप के या फिर रेखीय प्रारूप के। तो इसका आंसर होगा आयताकार प्रारूप के। यानी मरुस्थलीय भागों में जो ग्रामीण अधिवास मिलते हैं वह कैसे होते हैं, आयताकार प्रारूप के। सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, किसी झील के चारों ओर बसे हुए ग्रामीण अधिवास को आप क्या कहेंगे। यानी झील के चारों ओर जो बसा हुआ ग्रामीण अधिवास होता है इसको क्या कहा जाता है, अरीय प्रतिरूप, निहारिकीय प्रतिरूप, नाभिकीय प्रतिरूप या फिर तारा प्रतिरूप। तो इसका बी आंसर होगा, यानी निहारिकीय प्रतिरूप। आगे देखिए प्रश्न क्या कहता है कि नगरों की उत्पत्ति एवं विकास को कौन सा कारण प्रभावित नहीं करता है। ऑप्शन देखिए, जलवायु, औद्योगिकरण, परिवार एवं पदानुक्रम। तो इसका आंसर होगा पदानुक्रम प्रभावित नहीं करता है, बाकी जलवायु, औद्योगिकरण और परिवार उसको प्रभावित करता है। अगला प्रश्न देखिए, दिल्ली और उसके सीमावर्ती यानी समीपवर्ती क्षेत्रों में किस प्रकार की ग्रामीण अधिवास मिलते हैं। यानी दिल्ली एवं उसके जो अगल बगल के क्षेत्र हैं, समीपवर्ती क्षेत्र हैं, उसमें किस प्रकार के ग्रामीण अधिवास मिलते हैं, संयुक्त है ना, या फिर अपखंडित या फिर सघन या फिर प्रकीर्ण है ना, प्रविकीर्ण। तो इसका आंसर होगा सघन अधिवास मिलता है यहाँ। आगे देखिए कहता है कि खरपतवार वाले पौधे फसल वाले पौधे से स्पर्धा करते हैं। यानी खरपतवार वाले जो पौधे होते हैं वे फसल वाले पौधे से स्पर्धा करते हैं। कहाँ पर करते हैं, परिवेश के लिए, विकास के लिए, प्रकाश के लिए या स्थान, पोषण और प्रकाश के लिए। तो इसका आंसर होगा डी, स्थान, पोषण और प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, कंपटीशन करते हैं। अनुकूलन से तात्पर्य है, यानी अनुकूलन से क्या तात्पर्य है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, विपरीत परिस्थितियों के प्रति स्वयं का सामंजस्य स्थापित करना या वृद्धि एवं विकास के लिए अपना आवास परिवर्तित करना या अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्थानांतरण। तो यहाँ इसका आंसर जो होगा बी होगा, यानी अनुकूलन से तात्पर्य है विपरीत परिस्थितियों के प्रति स्वयं का सामंजस्य स्थापित करना। अगला प्रश्न कहता है, स्वास्थ्यप्रद मकान वह है जिसमें
क्या होना चाहिए? शुद्ध हवा तथा रोशनी का आवागमन हो, गंदी हवा को निकलने के लिए रोशनदान हो, नलियाँ साफ एवं ढकी हुई हो, या उपरोक्त में से सभी। तो आंसर इसका डी होगा, ऑल होगा, उपरोक्त में से सभी, यानी स्वास्थ्यप्रद मकान के लिए ये सारे माने आवश्यकताएं, ये सारी विशेषताएं होनी चाहिए, ये सारी सुविधाएं होनी चाहिए। डी सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी घरों के संबंध में उपयुक्त कथन नहीं है ना? जो उपयुक्त कथन इसमें से नहीं है। देखिए, अस्थायी आधार पर लंबी समयावधि के लिए निर्मित, या फिर बहुत अधिक मजबूत, या फिर टिकाऊ व अधिक समय तक चलने वाले, या फिर सीमेंट, ईंटों व लोहे के प्रयोग से बने होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा ए, इसका सही आंसर होगा, यानी अस्थायी आधार पर लंबी समयावधि के लिए निर्मित। अगला देखिए, बहुमंजिली इमारतों के संबंध में सर्वमान्य तथ्य क्या है? बहुमंजिली इमारतों के संबंध में जो दिया गया सर्वमान्य तथ्य क्या है? इनमें एक ही जाति के लोग रहते हैं, इनमें रहने वाले समान धर्म को मानते हैं, या इनमें परस्पर मित्र भिन्नता होती है, या डी में कहता है कि समान व्यवसाय के लोग रहते हैं। तो इसका आंसर होगा या ना सी, यानी इनमें परस्पर भिन्नता होती है। यानी बहुमंजिली इमारतों के संबंध में यहाँ सर्वमान्य कथन है, इसमें है कि इसमें जो है इसमें परस्पर भिन्नता होती है। अगला देखिए, कहता है क्या कि मरुस्थलों में रहने वाले जंतु दिन के अधिक ताप से बचने के लिए क्या करते हैं? यानी मरुस्थल में रहने वाले जो जंतु हैं, दिन के समय तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उससे बचने के लिए क्या करते हैं? जल में डूबे रहते हैं, या फिर वृक्षों के नीचे बैठते हैं, या भूमि के नीचे रहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ इसका आंसर होगा सी, यानी भूमि के नीचे वो रहते हैं। आगे देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में से अब हम जो क्वेश्चन देख रहे हैं, ये टेट एग्जाम देखिए, सीटेट या अन्य राज्य में पूछे गए प्रश्न का चर्चा करेंगे। देखिए, निम्नलिखित में से लेह और लद्दाख के मकानों की विशेषता को चुनिए। यानी लेह और लद्दाख में जो मकान है उसकी कैसे विशेषता होता है उसको चुनना है। ऑप्शन देखिए, पहला में कहता है कि पेड़ के पत्तों से बनी लकड़ी की ढालू छतें होती है, या फिर निचली मंजिल में कोई खिड़कियां नहीं होती है, या पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी दीवारें होती है, या लकड़ी के फर्श होते हैं। तो इसको यहाँ सही आंसर को चुनना है। यानी क्या कहता है कि पेड़ के तने से बनी लकड़ियाँ की ढालू छतें होती है, ये नहीं है। ठीक है, ये इसकी विशेषता नहीं है। आगे देखिए, निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है, ये एकदम सही है। यानी निचली जो मंजिल होता है, जो निचला फ्लोर जो होता है, निचला मंजिल में, निचला छत में, उसमें कोई खिड़की नहीं होती है। पत्थर, मिट्टी और चूने की बनी जो दीवार होती है ये भी सही है। लकड़ी के फर्श होते हैं, ये भी सही है। यानी डी इसका सही आंसर होगा। 2, 3, 4 यहाँ इसका सही है। देखिए, वेन डायग्राम में देखिए, नीचे दिए गए वेन आरेख का अध्ययन कीजिए। ये सर्कल जो दिया हुआ है जमीन पर रहने वाले जीव जंतु, ये सर्कल दिया है पानी में रहने वाले जीव जंतु, और नीचे वाला जो सर्कल है ये अंडे देने वाले जीव जंतु। तो यहाँ जो क्रॉस साइन दिया है उस पर क्या होगा, कौन सा जीव होगा? मगरमच्छ, ईल, या फिर शार्क, या फिर मछली। तो देखिए, यहाँ जो क्रॉस साइन क्या दिया हुआ है, जमीन पर रहने वाले जीव जंतु और पानी में रहने वाले जीव जंतु को दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, मगरमच्छ जो क्या रहता है, पानी में भी रह सकता है, ज़मीन में भी रह सकता है, ये इसका सही आंसर होगा। ईल यहाँ जो है सर्पमीन, ये नहीं होगा। यानी शार्क जो है ये भी नहीं होगा, यानी मछली भी ये भी नहीं होगा, यानी ये दोनों जगह नहीं रह सकते हैं, यानी ए इसका सही आंसर होगा। देखिए, अगला प्रश्न कहता है कि नीचे कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं, यानी कुछ एक्टिविटीज दिए गए हैं, जैसे खानों का उत्खनन, जो खुदाई होता है जिसको बांधों का निर्माण, बाजार में बेचने के लिए पत्तियां एवं जड़ी बूटी इकट्ठी करना, और बांस से टोकरी बुनना, और पांचवा में दिया है गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाना। तो यहाँ कहता है कि इनमें से वह कौन सा क्रियाकलाप है जो जंगल को गायब होने के लिए उत्तरदायी है, यानी जंगल का जो विनाश हो रहा है उसके लिए उत्तरदायी है, यानी जिम्मेवार है। तो देखिए, यहाँ पर खानों का, देखिए ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन पहले देखिए, खान का उत्खनन यानी खुदाई, खान का उत्खनन खुदाई जो जंगल विनाश के लिए, जंगल गायब होने के लिए उत्तरदायी है। बांध का निर्माण भी जंगल विनाश के लिए उत्तरदायी है। और बाजार में बेचने के लिए पत्तियां और जड़ी बूटी इकट्ठी करना, तो जड़ी बूटी कहीं ना कहीं जंगल से ही निकलता है। ठीक है, जड़ी मतलब मान लीजिए कोई जड़ी है जिसको जड़ को काटा जाता है, जब पेड़ को काट के जड़ी निकाल दिया है, तो ये न कहीं वो भी किसी न किसी रूप से जंगल को विनाश करता है। ठीक है, या जड़ी बूटी निकाल लिया जा रहा है तो वह कहीं ना कहीं आज गायब हो रहा है, वो भी जड़ी बूटी, तो ये भी होना चाहिए।
आर्ग कहता है बांस से टोकरी बुनना ये कोई ज़रूरी नहीं है, और गिरे हुए पत्ते से पत्तल बनाना ये वन विनाश के लिए उत्तरदायी नहीं है। यानी जहाँ भी आंसर होगा पहला दूसरा तीसरा होगा। तो ऑप्शन देखिए पहला दूसरा तीसरा डी में है, डी इसका सही आंसर होगा। आगे कहता है कि अब देखिए कुछ टेट और यूपी टेट में पूछे गए प्रश्न है, यानी कहता है कि पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण यहाँ कौन है? वायु, तालाब, जल और मृदा। तो इसका आंसर होगा तालाब जो यहाँ है पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। निम्नलिखित में फिर देखिए कहता है कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? यानी जो कथक है यानी कौन सा राज्य का जो होता है वह एक डांस है, नृत्य है? उत्तर भारत या फिर केरल या आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु। तो कथक जो है उत्तर भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है, ए सही आंसर। आगे देखिए किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है, यानी कोई नदी में जो प्रदूषण है, पोल्यूशन है, उसकी माप की जाती है कैसे? एटीपी या फिर एसटीपी या फिर बीओडी या फिर यहाँ पर डब्ल्यूपीएल। तो इसका आंसर होगा बीओडी, है ना, बीओडी यहाँ इसका आंसर होगा। देखिए बीओडी का फुल फॉर्म थोड़ा सा जान लीजिए। बीओडी का फुल फॉर्म होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी इसका सी आंसर होगा। आगे कहता है कि वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन है? यानी वायुमंडल में जितने भी परत हैं उसमें सबसे ठंडी परत कौन है? तापमंडल, मध्यमंडल, क्षोभमंडल या फिर आयनमंडल। तो इसका आंसर होगा मध्यमंडल जो होता है, दिए गए सभी मंडलों में ठंडा परत है। आगे कहता है फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? यानी जो यहाँ कौन सा जो है ग्रीन हाउस गैस है? सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, आर्गन या फिर मीथेन। तो यहाँ इसमें से होगा मीथेन जो है यह ग्रीन हाउस गैस है। आगे देखिए 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में जो सेक्स रेशियो है, लिंगानुपात है, वो कितना है? 940 या 1000 या फिर 916 1000 या फिर 920 1000 या फिर 982 1000, ठीक है। तो दिए देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है इसका ए आंसर होगा। आगे देखिए ए यानी 940 से 1000, यही इसके आसपास है जो 2011 के लिंगानुपात है भारत का। देखिए अगला प्रश्न कहता है विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व ओजोन डे यानी क्या होता है, वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाया जाता है? 21 मार्च को, 16 सितंबर को या 25 अप्रैल को या 5 जून को? तो इसका आंसर होगा 16 सितंबर को जो होता है विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। फिर देखिए क्वेश्चन कहता है कि यह सभी एक जितना भी क्वेश्चन का चर्चा कर रहे हैं ये सभी टेट एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए कुत्ता मछली आवास है, यानी कुत्ता मछली का आवास क्या है? नदी, तालाब, झील या फिर समुद्र। तो देखिए कुत्ता मछली जो होता है डॉग स्टार को यहाँ आवास जो होगा वो समुद्र है, ठीक है। डॉग स्टार का आवास जो है कुत्ता मछली, डॉग स्टार का आवास यहाँ समुद्र, डी इसका सही आंसर। आगे देखिए हवा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस क्या है? तो ये तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आसान भी है, बताइए यहाँ क्या होगा? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। तो इसका आंसर होगा नाइट्रोजन। 78% यहाँ नाइट्रोजन पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा होता है 0.03%, ऑक्सीजन लगभग 21% पाया जाता है, हाइड्रोजन बहुत कम पाया जाता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला गैस क्या हो गया यहाँ पर? नाइट्रोजन गैस है। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम है? यानी यहाँ पर क्या जो दिया गया है जिसका वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होता है, मैक्सिमम वेलोसिटी होता है, हवा का, जलधारा का, ध्वनि का या फिर प्रकाश का? तो यहाँ देखिए प्रकाश का यानी लाइट का जो स्पीड होता है बहुत ज़्यादा होता है। देखिए लाइट का स्पीड कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इसका जो होता है स्पीड होता है, ठीक है। अब फिर देखिए BOD 5 क्या है ना? BOD 5 यहाँ जो है क्या है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 आवर, या फिर देखिए कहता है कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 मंथ, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 मिनट्स। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा यानी BOD 5 का जो होगा ये बी सही आंसर है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज। आगे कहता है क्वेश्चन डचिगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में या फिर तमिलनाडु में या फिर सिक्किम में? तो इसका आंसर जो होगा यहाँ पर इसका आंसर बी, यानी यहाँ पर क्या हो गया? जम्मू कश्मीर में जो है डचिगम राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। फिर देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर शांत वैली है ना, शांत यानी
साइलेंट वैली यानी शांत घाटी जिसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया है, यह कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में, तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में या फिर केरल में? तो देखिए यहाँ पर जो होता है साइलेंट वैली यानी शांत घाटी जो होता है केरल राज्य में स्थित है। देखिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चर्चा है। आप हम पक्का बता रहे हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आपको पक्का टेट एग्जाम में भिड़ेगा। और यदि अच्छा लगा और अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए तुरंत। अगला, ठीक है, ओके बाय।